हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई है, तो अभी तक अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर इकोनॉमी क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को भी लाइक कर दें। और हाँ, अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इन विच पीरियड डिड प्लानिंग हॉलीडे अकर इन इंडियन प्लानिंग? तो भारतीय नियोजन में योजना अवकाश किस अवधि में रहा था? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है प्लानिंग हॉलीडे यानी कि योजना अवकाश काल कौन सी अवधि में रहा था? तो ये रहा था 1966 से लेकर के 69 तक। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से की थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्लानिंग हॉलीडे यानी कि योजना अवकाश काल लाया गया था। आप सभी को पता होगा कि पहले हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के द्वारा जो है तो चलाई जाती थी। और प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। तो मैंने आपको क्या बताया, जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं हमारे भारत में चला करती थी तो उसको किसके द्वारा गठित किया जाता था, किसके द्वारा चलाया जाता था? प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के द्वारा। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक चली थी। तो 1951 से लेकर के 2017 तक हमारे भारत में जो तो पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, ये आपको पता होना चाहिए। और टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं इस तक काल तक चली थी? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो तो इस काल तक चली थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं में 3 बार देखो गैप पड़ा था। अब वो 3 बार गैप कब कब पड़ा था वो आपसे पूछा जाता है। एक तो आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया है प्लानिंग हॉलीडे यानी कि योजना अवकाश काल। तो मैं आपको बताता हूँ कि कब कब जो है तो गैप पड़ा था। तो एक तो पड़ा था 1966 से लेकर के 1969 के बीच में, और इसको हम क्या बोलते हैं? तो इस काल को हम बोलते हैं प्लानिंग हॉलीडे यानी कि योजना अवकाश काल। ये आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन देखो बना भी हुआ है। दूसरा दूसरा गैप कब पड़ा था? तो 1978 से लेकर के 1980 तक जो है तो यह गैप पड़ा था। और इसको क्या बोला जाता है? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो इसको बोला जाता है रोलिंग प्लान। ये भी आपको पता चल गया। और तीसरा गैप कब पड़ा था? तो 1990 से लेकर के 92 तक, तो 1992 तक यह तीसरा गैप पड़ा था। तो मैंने आपको क्या बताया? ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने चलाई हुई थी, तो इन पंचवर्षीय योजनाओं में 3 बार देखो गैप पड़ा था। और वो 3 बार जो है तो गैप कब कब पड़ा था वो मैंने आपको बता दिया। 1966 से 69 के गैप को जो है तो प्लानिंग हॉलीडे यानी कि योजना अवकाश काल बोलते हैं। 1978 से लेकर के 1980 तक के काल को या फिर इस गैप को क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंचवर्षीय योजनाओं की यहाँ पे बात आई है तो एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ 1951 से लेकर के 1956 तक यहाँ पर हमारी पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। और किस मॉडल पर यह आधारित थी? तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसमें मुख्य बिंदु या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो किस पर आधारित था? तो वो था एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर यहाँ पर बल दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक थी? तो 1956 से लेकर के 1961 तक जो है तो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। और किस मॉडल पर यह आधारित थी? तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखो, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये हर एक पॉइंट आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। मैंने आपको क्या बताया? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 61 तक चली थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। और इसमें किस पर जो है तो मुख्य बिंदु या फिर मुख्य उद्देश्य किसका था यहाँ पर? तो वो था हैवी इंडस्ट्रीज का। हैवी इंडस्ट्रीज पर यहाँ पर बल दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये चली थी 1961 से लेकर के 66 तक। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 तक चली थी। अब यहाँ पर ये देखो बीच में क्या गैप पड़ा? तो बीच में गैप पड़ गया था 1966 से लेकर के 69 तक, जो कि आपसे पूछा गया था। यही आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट था। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने बहुत जो है तो डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो ये सारा का सारा आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें।
द चेयरमैन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 वाज। तो राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के अध्यक्ष कौन थे? अब आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 2 पॉइंट ये आपके यहाँ पर क्लियर हुए। सबसे पहला पॉइंट, नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1938 में की गई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। अब इसकी भी थोड़ी-सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। आप सभी को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 में एक अधिवेशन हुआ था। तो वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। ये आपको पता होना चाहिए। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता देखो कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। ये भी आप सभी को पता होगा। अब इसी समिति में क्या हुआ था? अब ये जो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। तो यहीं पर क्या हुआ था? इस समिति को बनाने का विचार यहाँ पर आया था। ये जो मैंने आपको बताया नेशनल प्लानिंग कमेटी, तो इसको बनाने का विचार कहाँ पर आया था? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन हो रहा था हरिपुरा में और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि किस तरीके से नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि राष्ट्रीय आयोजन समिति बनाई गई थी और उसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं और यही वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी को पता है, आप गलत करके आते हो। तो ये बेसिक क्वेश्चन हर एक बच्चे के पक्के होने चाहिए, इसीलिए आपको इनको बार-बार जो है तो पढ़ना है। तो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को पता ही होगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इन तीनों से ही बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है वो देखो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर। जो भी क्वेश्चंस आपके हमीरपुर बोर्ड में भी पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो भी क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं एचपीआरसीए के अंडर वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर की। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो जब भी देखो आपसे पूछेंगे कि अलाइड सर्विसेज का सेक्टर किसे कहा जाता है या फिर हम कहें कि प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, तो वह है अलाइड सर्विसेज सेक्टर। जब भी देखो आपसे पूछेंगे कि अलाइड सर्विसेज सेक्टर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर को। पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, जब भी आपसे पूछेंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से कौन सा सेक्टर होता है या फिर हम कहें कि किसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोला जाता है, तो वो भी प्राइमरी सेक्टर को ही बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी के देखो ये जो दो हैं सेकेंडरी और टर्सरी, यह एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इनको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्राइमरी सेक्टर का हमने 2 पॉइंट देखे, एक तो अलाइड सर्विसेज सेक्टर इसे बोलते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यह होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसके एग्जांपल्स में आप सभी को पता है बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं जिनमें एक इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, उसी तरह माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये जितने भी मैंने पॉइंट आपको बताए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की। अब इसको क्या बोला जाता है जो कि आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया था। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर किसे कहा जाता है? तो वो सेकेंडरी सेक्टर को ही कहा जाता है। तो ये आपको पता चल गया। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि रॉ मटेरियल में क्या आता है? रॉ मटेरियल में आता है गोल्ड। अब गोल्ड से हमने ज्वेलरी बना दी तो वो किस में आएगी? तो वो आएगी सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह टर्शरी सेक्टर की बात करें, तृतीयक क्षेत्र की बात करें, अब इसको क्या बोला जाता है? तो इसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है। ये आपको पहले पता होना चाहिए। और यह भी देखो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। ये भी ऑर्गेनाइज्ड प्रकार का सेक्टर होता है। बाकी अनऑर्गेनाइज्ड मैंने आपको बताया तो वो होता है प्राइमरी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके कुछ एक एग्जांपल्स देखो मैं आपको बताता हूँ टर्शरी के। तो इसके कुछ एक एग्जांपल्स में जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स है। टर्शियरी सेक्टर के भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। बाकी वीडियो देखो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर भी फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और
लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेशनल इनकम इन जनरल टर्म्स मीन्स, तो राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप में क्या अर्थ है? और आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दी गई हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि नेशनल इनकम क्या होती है। अब एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जब भी नेशनल इनकम पूछेंगे तो आपको ध्यान में रखना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये देखो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपसे नेशनल इनकम पूछेंगे तो आपके माइंड में यह पॉइंट बनना चाहिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसी से आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन एग्जैक्ट। इसी तरह जो है तो बार बार पूछा जाता है, तो ये देखो आपको ध्यान में रखना है। बाकी राष्ट्रीय आय होती क्या है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पूरे के पूरे एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, जब भी आपसे राष्ट्रीय आय पूछेंगे तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये देखो टर्म आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एट प्रेजेंट विच इंस्टीट्यूशन कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था के द्वारा की जाती है? तो वो किस संस्था के द्वारा की जाती है? ऑप्शंस देखो आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो किस संस्था के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है प्रेजेंट में? तो वो की जाती है एनएसओ के द्वारा। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एनएसओ की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये देखो आपको ध्यान में रखना है, इसको स्थापित किया गया था 2019 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात आई थी वर्तमान की, बट कई बार आपसे पूछा जाता है कि पहले हम जो है तो राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया करते थे। तो पहले जब भी पूछेंगे कि पहले राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था के द्वारा की जाती थी, तो वो की जाती थी सीएसओ के द्वारा। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आपके हमीरपुर बोर्ड के ही एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर कार्यालय के द्वारा की जाती थी। ये आपको ध्यान में रखना है। आप ही के हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता था कि सीएसओ की स्थापना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। और आप ही के हमीरपुर बोर्ड में एक क्वेश्चन बना हुआ था कि सीएसओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली में। ये 2-3 क्वेश्चंस आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पूछे जा चुके हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो पहले हम सीएसओ के द्वारा जो है तो राष्ट्रीय आय की गणना करते थे, बट बाद में 2019 की बात है, 2019 में सीएसओ हो गया और एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को हमने मर्ज किया और मर्ज करके क्या बनाया? तो वो बनाया एनएसओ। और 2019 से यह कार्य कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एनएसओ राष्ट्रीय आय की गणना जो है तो किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है एनएसओ के द्वारा। 2019 से इसको जो है तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि एनएसओ किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो यह किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो यह मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंडर यह आता है। तो ये भी पॉइंट देखो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विच वन इज इट, तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो ऑब्वियसली कौन सा है? तो वो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप ही के हमीरपुर बोर्ड में ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार जो है तो पूछा गया है। तो बीएसई जो है तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई की दलाल स्ट्रीट में इसका जो है तो हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके इंडेक्स का क्या नाम है? तो इसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार जो है तो पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह ऑप्शन बी में है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। और इसके इंडेक्स का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी। ये जो भी पॉइंट मैं देखो आपको बता रहा हूँ, ये हर एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये लाइटली आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड, तो जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? तो जब भी आपसे पूछेंगे कि जो आरबीआई होता है, अब मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। जो आरबीआई होता है, जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को
अब कमर्शियल बैंक आप मान के चलो जैसे पीएनबी हो गया, तो जब भी आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक यानी कि पीएनबी को कम समय के लिए, मैंने आपको क्या बताया, कम समय के लिए या तो लोन देता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो पूछा गया था। तो जब भी आपसे पूछेंगे कि शॉर्ट टर्म लोन जब भी दिया जाता है तो वो होता है रेपो रेट। बट यहाँ पर अगर आपसे पूछेंगे कि आरबीआई के द्वारा अगर किसी कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए लोन दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है बैंक रेट। यहाँ पर दो पॉइंट देखो मैंने आपको बताए। जब भी आपसे पूछेंगे कि जब भी जो आरबीआई होती है वो किसी कमर्शियल बैंक को कम समय के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म लोन देती है तो उसको बोला जाता है बैंक रेट। बट जब भी आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए देखो लोन देती है तो उसको बोला जाता है बैंक रेट। ये दो पॉइंट आप सभी को पता है, बहुत बार जो है तो एग्जाम में बनते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रेपो रेट से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपसे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रेट को पॉलिसी रेट कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो वो किसको कहा जाता है, तो वो रेपो रेट को ही कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष देखो कौन होता है, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो जीएसटी काउंसिल होती है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है रेट को डिसाइड करना। जो हमारी जीएसटी स्लैब्स होती हैं तो उन स्लैब्स में रेट्स को डिसाइड करने का काम किसका होता है, तो वो होता है जीएसटी काउंसिल का। अच्छा, मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ किस-किस तरह की रेट होती है, जैसे कि 0% की रेट हो गई, 5% की हो गई, 12% हो गया, 18% हो गया, उसी तरह 28% हो गया। तो ये हमारी जो है तो जीएसटी स्लैब्स की रेट हैं। तो जीएसटी स्लैब्स की रेट को डिसाइड करने का काम किसका होता है, तो वो होता है जीएसटी काउंसिल का। और जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। और प्रेज़ेंट में हमारी वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जीएसटी काउंसिल की यहाँ पे बात आई है तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बनता है कि जीएसटी काउंसिल का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो वो किया गया है 279 ए में। और ये आर्टिकल देखो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टार लाइनर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हम देख लेते हैं जैसे कि 279 ए जो है तो जीएसटी काउंसिल से संबंधित है, उसी तरह 101वां संविधान संशोधन यह भी किससे संबंधित है, तो ये भी जीएसटी काउंसिल से ही संबंधित है। अब 101वां संविधान संशोधन हुआ था, बाद में चल करके 2017 में इसको जो है तो लागू किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक पॉइंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग या फिर बैठक कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान के जैसलमेर में। ये पॉइंट देखो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछेंगे कि वर्तमान में या फिर जो लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी। और ये कौन से नंबर की मीटिंग थी या फिर कौन से नंबर की बैठक थी? तो ये थी 55वें नंबर की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो निर्मला सीतारमन ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं, आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हुज सिग्नेचर इज ऑन 1 रुपी नोट। तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वो किसके होते हैं, तो वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव के। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। ये देखो टर्म आपको ध्यान में रखनी है, वित्त सचिव के जो है तो हस्ताक्षर होते हैं। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो 1 रुपए का नोट है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑब्वियसली किसके द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह 1 रुपए के नोट पर जो है तो हमने देखा फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। अच्छा, बाकी के जो नोट बच गए, जितने भी नोट बाकी बच गए, तो उनमें किसके साइन होंगे, तो वो होंगे आरबीआई के गवर्नर के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ये आपको नाम नोट में रखना है। और संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं, तो ये है 26वें नंबर के। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अच्छा, आरबीआई की यहाँ पे बात आ ही गई है, तो आरबीआई से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि आरबीआई की स्थापना देखो कब की गई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। उस समय इसका हेडक्वार्टर जो है तो कोलकाता में बनाया गया था। बट बाद में आप सभी को पता है 1937 1937 में
इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया मुंबई में और प्रेजेंट में भी जो आरबीआई है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। ये आपको पता चल गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अच्छा, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे ओसबोर्न स्मिथ। और जब भी आपसे पूछेंगे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। ये नाम भी आपको पता चल गया। और प्रेजेंट भी मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वो है संजय मल्होत्रा। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो ये है 26वें नंबर के, तो ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, आरबीआई का जो लोगो होता है, तो आरबीआई के लोगो पर किसका चित्र होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो होता है पाम ट्री का चित्र और एक होता है रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र। तो मैंने आपको क्या बताया कि आरबीआई के लोगो पर एक तो पाम ट्री का चित्र होता है और एक रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने आपको अभी बताया कि प्रेजेंट में संजय मल्होत्रा हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि 26वें नंबर के गवर्नर हैं। तो 25वें नंबर के गवर्नर हमारे आरबीआई के कौन रह चुके हैं, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।